नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री के अंतर्गत जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबको बारी बारी से कवर कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में टैगोर के योगदान पर प्रकाश डाले। इस बार पूछा भी गया है 60th बीपीएससी मेंस में। इस प्रश्न को डायरेक्ट हूबहू इसी तरीके से पूछ लिया गया है। चलिए हम लोग एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करते हैं, जहाँ से आप मैक्सिमम जो कि 38 नंबर का पूछा जाता है इस सेगमेंट से किस तरीके से गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले शुरुआत करना है परिचय के रूप में। अब यहाँ पे परिचय के रूप में जो भी यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का जो भी उपलब्धियाँ है, उनका महत्व है, सब यहाँ पे आप बताने की कोशिश करें। उसके बाद से जो भी उनका योगदान है, खासकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कि किस प्रकार से उन्होंने चाहे अपने गीतों के माध्यम से हो गया, लेखन के माध्यम से हो गया, या फिर शिक्षा संस्थानों की स्थापना को लेकर हो गया, अंतर्राष्ट्रीयतावादी को लेके हो गया, तो पूरा को एक बड़े डायमेंशन के अंतर्गत ध्यान रखिएगा। इसको कवर करने का प्रयास करना है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन फैक्टों के माध्यम से कोशिश करना है कि एक विश्लेषण परक आंसर राइटिंग यहाँ पे होना चाहिए, तभी जाके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद से यहाँ पे होगा एक चेक एंड बैलेंस, छोटा सा निष्कर्ष टिप्पणी के रूप में या फिर कुछ सुझाव के रूप में या फिर उनकी उपलब्धियों को फिर से आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष को लेकर मैं आपको डेली में बता रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, सुभाष चंद्र बोस हो गया, गांधी, नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, शास्त्री, तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि निष्कर्ष के रूप में आप एक फ्रेम बना लें। फ्रेम बनाने की क्या बात है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट आप कुछ ऐसे शब्दों का चयन कर ले, उसको पूरी तरीके मस्तिष्क में बैठा ले, रट ले यहाँ पे, ताकि एग्जाम में ये सारा जो निष्कर्ष है आपको समय बचाएगा और आपका निष्कर्ष भी पूरी तरीके से प्रभावी बन जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं परिचय को लेके। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर अपने समय के बहुत ही एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे। वे इतने प्रबुद्ध थे कि समय ही वो प्रबुद्ध उतना नहीं था। अर्थात जिस दौर में जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर रह रहे थे, उनकी विचारधाराएं इतनी आगे की थी। जैसे कि आप लोगों ने यूरोपीय एक थिंक टैंकर वोल्टेयर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, एक फायर ब्रिगेड विचारक। वोल्टेयर के बारे में भी यहाँ पे यही कहा जाता है कि वोल्टेयर अपने समय से काफ़ी प्रबुद्ध यहाँ पे हो चुका था। तो एक बात यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर की जो विचारधाराएं हैं बहुत ही आपको थोड़ा सा डीपली जाके स्टडी करेंगे, तब जाके उनकी एक एक कही गई बातों को आपको, ठीक है, समझ में आएगा। अब यहाँ पे परिचय के रूप में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था 1913 में, ध्यान रखिएगा 1913 में उनका, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। वैसे तो उनका जन्म हुआ था काठियावाड़ी की तरफ बंगाल में, यहाँ पे हुआ था, लेकिन आगे चल के 1913 में इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, गीतांजलि के लिए। और जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला तो माना जाता है कि यह पहले, ध्यान रखिएगा, यह पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ समय तक देखा जाए तो यूरोपीय हो गया, फिर अमेरिकी लोगों को यहाँ पे दिया जाता था। पहला ऐसे व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। अब यहाँ पे चूँकि एक राइटर के रूप में तो मौजूद थे ही, इसीलिए माना जाता है कि इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, या जो भी यहाँ पे कथा हो गया, लघु कथा भी इसे बोला जाता है, या फिर अपना कविता के माध्यम से ये जन जन तक पहुँचने में कामयाब रहे। अर्थात इनकी कृति इतनी फेमस हुई, जैसे कि गांधी की विचारधाराएं थी कैसे यहाँ पे लोगों तक यहाँ पे जाके पहुँची, जिसकी वजह से उनको विशाल जनसमूह खड़ा करने का मौका मिला। ठीक उसी तरह यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों की वजह से लोगों को, ध्यान रखिएगा, वे बहुत हद तक देखा जाए तो एक्टिवेट करने में यहाँ पे कामयाब रहे। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दों को उठाने की कोशिश किया, जैसे कि उन्होंने जमींदार से लेके आम किसान हो गया, आम किसान, या फिर महिला, हिंदू मुसलमान, अछूत, दलितों के बारे में, समाज के हर तबके के बारे में लिखा और अपने
पात्र के माध्यम से, जो भी उनकी कहानी होती थी, लघु कथा होती थी, उसमें ढेर सारे पात्र होते थे, उन पात्रों के माध्यम से भारतीय की भावनाओं को दर्शाने का प्रयास किया और लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भी यहाँ पे प्रेरित किया। इतनी सारी बातें पर्याप्त हैं, आप परिचय के रूप में इतना आप दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का। क्या क्या उनका योगदान है, यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंटों को आप कोशिश कीजिए कि एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ में बना के लिखने की, और जब लिखे तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में एक कसावट, एक लिंक यहाँ पे होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये तभी आएगा जब आप थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा लेखन के माध्यम से। चूँकि लेखन के माध्यम से आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे जान चुके हैं कि उनको 1913 में साहित्य के लिए उनकी जो कृति थी गीतांजलि के लिए ऑलरेडी यहाँ पे नोबेल प्राइज यहाँ पे मिल चुका था, नोबेल प्राइज मिल चुका था, जो कि पहले वे गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। अब जो भी उनकी कृतियाँ होती थी, आप देखेंगे ध्यान से, तो उन्होंने पूरी तरीके से भारतीयों में देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास किया, देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास किया। जैसे कि कुछ उदाहरण के माध्यम से लोग समझते हैं, जैसे कि उन्होंने घरे बरे, इसका सिंपल सा मतलब होता है घर और दुनिया। इसमें बंगाल विभाजन के संदर्भ में स्वदेशी आंदोलन में बढ़ते भारतीय राष्ट्रवाद और धार्मिक उत्साह का पूरी तरीके से वर्णन है। तो घरे बरे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उनकी कृति है जिस इसमें दिखाया गया है, बंगाल विभाजन के बारे में इसमें दिखाया गया है, और साथ में भारत में जिस तरीके से राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, धार्मिक उत्साह बढ़ रहा था, उन सारे ही चीज़ों को उनके द्वारा बखूबी वर्णन किया गया है। इनके अलावा आपको देखा जाए, ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्होंने भारतीयों के मन में जो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे आत्मविश्वास को जगाने का भी प्रयास किया, और उन्होंने यहाँ पे नारा भी दिया, जैसे कि बोला जाता है चित्तो जेठा भयन सुंगा, चित्तो जेठा भय सुंगा। इसका मतलब यहाँ पे कि मन भय से मुक्त होना हो चाहिए यहाँ पे, और इसी के संदर्भ में उन्होंने बोला एकला चलो रे। अभी ये बंगाल में बहुत फेमस है, खासकर पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश में हो गया, ठीक है, ये बहुत यहाँ पे फेमस है ही। इसके अलावा देखा जाए तो उनके लेखन के माध्यम से यहाँ पे समाज में पूरी तरीके से एकता लाने का प्रयास किया, जैसे कि उन्होंने 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के संदर्भ में, फिर बंगाली आबादी को एकजुट करने के संदर्भ में यहाँ पे बांग्ला माटी बांग्ला जो यहाँ पे लिखा, जिसका मतलब है बंगाल की मिट्टी और बंगाल का जल भी लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ, बांग्ला मिट्टी और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे बांग्ला जल, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने लिखा, जिसको बोला जाता है यहाँ पे बंगलार मिट्टी, बंगलार माटी बोला जाता है, और फिर जल को यहाँ पे जोल बोला जाता है, ठीक है। तो बंगलार यहाँ पे जोल हो जाएगा। तो कुल मिला के देख रहे हैं आप कि लेखन के माध्यम से वे किस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और समाज में मौजूद जितने भी लोग हैं सबको एक छतरी के नीचे एकजुट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे गीतों के माध्यम से। गीतों को लेकर देखिए, ठीक है, कृति जो होती है ना, कुछ ऐसे शब्दों का यहाँ पे चयन करना, ये बहुत मायने रखता है किसी भी गीतकार के लिए, कि कम से कम शब्दों में एक भावनात्मक जो संदेश है लोगों तक यहाँ पे पहुँच जाए। इस मामले में रविंद्रनाथ ठाकुर को, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को बिल्कुल ही यहाँ पे महारत हासिल थी। माना जाता है कि वे विपुल परिमाण में रचनाकार थे, विपुल परिमाण में रचना करने वाले गीतकार थे। उन्होंने लगभग 2230 गीतों को लिखा, या फिर 2230 गीतों को लिखने का श्रेय दिया जाता है, और इन्हीं गीतों को यहाँ पे रविंद्र गीत के नाम से जाना जाता है, रविंद्र गीत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रिटिश काल के दौरान
उनके द्वारा जो रचित जो प्रमुख जो गीत है, जैसे कि जिस गीतों ने पूरी तरीके से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पे जान डाल दिया, बहुत फेमस गीत है यहाँ पे, जरूर आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ओ अमार, ओ अमार देशेर माटी, माटी, अर्थात इसी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, जो कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो बांग्लादेश का यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रगान के रूप में भी यहाँ पे मौजूद है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान के रूप में भी बांग्लादेश का मौजूद है। इसी तरीके से देखा जाए तो गीतों के माध्यम से कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों को, स्वतंत्र सेनानियों को इनके द्वारा यहाँ पे प्रेरित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। जैसे कि जनगण मन अपने आप में पर्याप्त है, यहाँ पे जनगण मन जो कि आगे चल के यह भारत का राष्ट्रगान भी बना, और अन्य कविता जो लिखा इन्होंने अमार सोनार बंगला, जो आगे चल के बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान बना। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा संस्थान की स्थापना, ठीक है। तो शिक्षा संस्थान की स्थापना ले को माना जाता है, ठीक है, कि उनका जो रुख था एक अलग टाइप का आपको दिखाई देगा। उनका मानना यही था कि पूरब के जो लोग हैं पश्चिम के लोगों से यहाँ पे बड़ी मात्रा में विज्ञान सीखे, जो भी टेक्नोलॉजी है या फिर, ठीक है, जो यहाँ पे समाज के कार्य में उपयोग की जाने वाली जो भी यहाँ पे वस्तुएं हैं, जो भी विचारधाराएं हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखना चाहिए, ना कि मौजूद पुरानी पद्धतियों को यहाँ पे सीखना चाहिए, ठीक है। तो इस मामले में यहाँ पे शिक्षा संस्थान की स्थापना, क्योंकि कारण समझ रहे हैं ना, कारण अगर देखा जाए, कारण यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से वे भी एक कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे मॉडर्न व्यक्ति थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गया। राजा राम मोहन राय की विचारधाराओं से रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी यहाँ पे प्रभावित थे। ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जाके इंग्लैंड में पढ़ाई किए हुए थे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे अपने पीढ़ी के सबसे, आप कह सकते हैं कि विशिष्ट, या फिर कह सकते हैं कि अधिक से अधिक यात्राओं करने वाले लोगों में समाहित थे, ठीक है, यात्रा करने वाले लोगों में समाहित थे, समाहित थे, या फिर कह सकते हैं कि शामिल थे, शामिल थे। माना जाता है कि इन्होंने कई देशों की यहाँ पे यात्रा की, ठीक है, जैसे कि यूरोपीय देश हो गया। अब जहाँ जहाँ जा रहे हैं उन देशों में यहाँ पे जा रहे हैं, तो उन देशों की यहाँ पे बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सूक्ष्म एक्टिविटी कर रहे हैं, और फिर वे मिला रहे हैं कि जो भारत है, भारत में मामला तो ऐसा नहीं है, भारत में मामला अधिक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। यहाँ पे चाहे हम लोग यहाँ पे रिलीजन की बात कर लें, कास्टिज्म की बात कर लें, या फिर यहाँ पे वर्ग विषमता की यहाँ पे बात कर लें, हर तरीके से यहाँ पे भारत अधिक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है। इसीलिए कुछ हद तक इसको अंजाम देने के लिए किस तरीके से इसको यहाँ पे ठीक किया जाए, तो उन्होंने यहाँ पे आगे चल के शांति निकेतन की भी स्थापना की, शांति निकेतन की स्थापना की। इसका मतलब, शांति निकेतन का मतलब एकदम होता है ना कि उनका मानना था कि वर्तमान में जो स्कूली जो शिक्षा है बिल्कुल बंद कमरे में उसको दिया जा रहा है, बच्चे का दिमाग पूरी तरीके से खुल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे शांति निकेतन में एक खुला एक वातावरण होना चाहिए, खुला एक इकोसिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, शानदार आइडियाज, इनोवेटिव यहाँ पे आइडिया आ पाए। तो इसीलिए यहाँ पे शांति निकेतन की यहाँ पे स्थापना किया गया। और इस शांति निकेतन में रटी रटाई विद्या को, रटी रटाई एजुकेशन को यहाँ पे नहीं दिया जाता था, बल्कि यहाँ पे अधिकतर मात्रा में साइंस हो गया या फिर ह्यूमैनिटी के विषयों की यहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। तो कुल मिला के देखेंगे तो इन्होंने बड़े स्तर पे अपने पाठ्यक्रम का विस्तार करते हुए भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल ही यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष ला के खड़ा भी कर दिया। इसके अलावा इनके इसी की वजह से माना जाता है कि यह बंगाली पुनर्जागरण के प्रतिनिधि थे, बंगाली पुनर्जागरण के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने आगे चल के विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। आगे चल के 1921 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1921 में कृषि अर्थशास्त्री एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे लियोमार्ड एम्हिस्ट,
लियोमार्ड, इतना पर्याप्त है, लियोमार्ड एल्महिस्ट, एल्महिस्ट, ठीक है। इसके साथ इन्होंने, टैगोर ने मिलकर यहाँ पे ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की, जिसको बाद में ही यहाँ पे, ठीक है, श्री निकेतन या कल्याण गृह का यहाँ पे नाम दिया गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं, तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर रहे हैं। मानवीय मूल्यों को बढ़ाने पे उनका सबसे विशेष जोर था। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा दूरदर्शी या फिर राजनीतिक भूमिका के रूप में। उनकी जो दूरदर्शिता जो दृष्टि थी, दूरदर्शिता जो दृष्टि थी, ये अपने आप में बहुत एक कह सकते हैं कि नायाब चीज़ था। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। उनका मानना था, या फिर कह सकते हैं कि उनके राष्ट्रवाद के विचारों में मानवीय मूल्यों की पूरी तरीके से कमी थी। अर्थात वे बोलते थे कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो स्वतः ये नेचुरल चीज़ें हैं कि व्यक्ति के अंदर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे जो भी है मिलना चाहिए। अब फंडामेंटल राइट के इस मामले में पूरी तरीके से मानवीय मूल्यों के कह सकते हैं कि यहाँ पे खिलाफ थे, कि इसको लेने के लिए यहाँ पे व्यक्ति को राज्य से गुहार लगाना पड़ता है। व्यक्ति को राज्य से यहाँ पे, राज्य से गुहार लगाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है। ये तो व्यक्ति का ठीक नैसर्गिक चीज़ है, यहाँ पे इसको मिलना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पे मिलना ही चाहिए। फंडामेंटल राइट की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य या व्यक्ति को जो राज्य से जो गुहार लगाता है यहाँ पे फंडामेंटल राइट को लेके यहाँ पे गुहार लगाता है, ठीक है। तो उनके द्वारा यहाँ पे राष्ट्र की राजनीतिक भूमिका पर पूरी तरीके से चर्चा की गई। उनका जो राष्ट्रवाद था, उनका जो राष्ट्रवाद था पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीयवाद था। अंतर्राष्ट्रीयतावाद के रूप में हमें समझने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट मैं बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद क्या है। जैसे कि एक देश के अंतर्गत देखा जाए, एक राष्ट्र, समझ रहे हैं ना, एक राष्ट्र हो गया, एक देश के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सारे जो लोग हैं यहाँ पे एक राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होके मर मिटने के लिए यहाँ पे तैयार होते हैं। उनका मानना था कि एक सीमित एरिया में यहाँ पे क्यों होना चाहिए, जब होना ही चाहिए तो पूरा पृथ्वी को मानो, एक राष्ट्र मानो। यही कॉन्सेप्ट है अंतर्राष्ट्रीयवाद, जिसमें सहभागिता कह सकते हैं, सहयोग की भावना यहाँ पे होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद को लेके रविंद्रनाथ टैगोर की यही विचारधारा यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। उनके द्वारा यहाँ पे पूरी तरीके से जमाखोरी हो गया, जमाखोरी हो गया, या फिर जमाखोरी के साथ साथ जो भी यहाँ पे बड़े मात्रा में जो भौतिक गतिविधियों को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, भौतिक गतिविधियों को जो यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, इनका मामला है कि इसका सबसे बड़ा जो कारण यहाँ पे क्या है, अर्थ है, अर्थात धन है। तो धन यहाँ पे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पे होना चाहिए। अब इससे क्या होता है, इन दोनों ही माध्यम से तो लोगों का बड़े मात्रा में, गरीबों का बड़े मात्रा में यहाँ पे शोषण होता है। इसीलिए हर हाल में, ठीक है, ये पूरी तरीके से इसके यहाँ पे खिलाफ थे। इसके अलावा उनके द्वारा जालियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पूरी तरीके से अंग्रेज़ों की हिंसा की यहाँ पे निंदा की उन्होंने। और उनके द्वारा जो, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा जो उपाधि जो दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि को भी उनके द्वारा यहाँ पे लौटा दिया गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी दूरदर्शिता राजनीतिक जो भूमिका है उनके विचारों में हमें झलकती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीयतावाद। तो मैंने बताया था शुरुआती तौर पे आप लोगों के जो टैगोर थे, टैगोर पे बहुत लोगों का प्रभाव था यहाँ पे। जैसे कि अलग अलग देशों में वे भ्रमण किए थे, अलग अलग देशों में घूमे भी थे। जैसे कि जापान हो गया, जापान, यूएसए, ब्रिटेन में, यूरोप में खुद वे लंबे समय तक यहाँ पे रुके भी थे। तो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ना तय है। इसीलिए बोला जाता है ना कि देखिए, दुनिया को घूमना, लोगों को पढ़ना, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे जब भी समय मिले, ठीक है, घूमने की कोशिश कीजिए, लोगों को पढ़ने की यहाँ पे कोशिश कीजिए, वहाँ से भी आपको बड़ी मात्रा में ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। तो उनका जो विचारधारा था, उनका जो विचारधारा था, मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, बिल्कुल ही कैसा था, अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचारधारा था। अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचारधारा था। मैंने बताया था
राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ थे। उनका मानना था कि यही राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उग्र राष्ट्रवाद को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। अभी जब उग्र राष्ट्रवाद को पूरी तरीके से प्रभावित करता है तो यही तो कारण होता है ना यहाँ पे साम्राज्यवाद का औपनिवेशीकरण का, जिसके वजह से फिर से यहाँ पे लोगों का शोषण हो जाता है। तो इसीलिए मानना था उनका कि इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पे नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। पूरा का पूरा पृथ्वी एक कॉन्सेप्ट है ना भारत के द्वारा जो दिया गया वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वे उस आधार पे यहाँ पे मानते थे यहाँ पे। इसीलिए उनके द्वारा राष्ट्र हो गया, राष्ट्र के साथ साथ राष्ट्रवाद दोनों के देखा जाए तो बहुत ही बड़े मात्रा में कटु आलोचक के रूप में थे, ठीक है। कटु आलोचक के रूप में भी थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी रूप का भी ध्यान रखेगा विरोध किया, राष्ट्रवादी रूप का भी विरोध किया। जैसे कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, हड़ताल किया गया, यहाँ तक कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को भी समर्थन नहीं दिया, उसकी भी उनके द्वारा यहाँ पे निंदा की गई। तो अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो विचार था राष्ट्र के स्तर पे सीमित नहीं था, राष्ट्रवाद के अंतर स्तर पे सीमित नहीं था, बल्कि उनका तो विचारधारा यहाँ भी था कि कहीं न कहीं अगर विदेशी कपड़ों की अगर होली जलाई जा रही है तो उससे यहाँ पे संसाधनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी तरीके से बेकार हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है आपको, ठीक है, समझ में आ भी गया होगा। ऐसे चीज़ों को आपको, ठीक है, थोड़ा सा अपने भाषा में विश्लेषणपूर्वक होकर, ठीक है, बताने की कोशिश करना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विरोध, ठीक है, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विरोध। 1930 तक आते आते माना जाता है, 1930 तक आते आते, जैसे कि कहीं न कहीं देखा जाए तो हरिजन संघ वगैरह की स्थापना गांधी के द्वारा भी यहाँ पे की ही गई थी, लेकिन इन्होंने अपने स्तर से पूरी तरीके से, ठीक है, अस्पृश्यता का इन्होंने विरोध किया, व्यापक चेतना उन लोगों में जगाने का यहाँ पे प्रयास किया। जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पे कुछ कविता हो गया, कविता या नाटक के माध्यम से, नाटक के माध्यम से यहाँ पे दलितों को यहाँ पे नायक पेश किया गया, दलितों को नायक पेश किया गया ताकि दलितों को समाज में, ठीक है, एक हीरो की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाए, एक सम्मानजनक स्थिति, सम्मानजनक व्यवहार यहाँ पे किया जाए। आगे चल के इन्होंने गुरुवायूर टेम्पल में, ध्यान रखिएगा केरला का बहुत ही फेमस टेम्पल है, गुरुवायूर मंदिर खोलने के लिए भी यहाँ पे सफलतापूर्वक अभियान चलाया। किसके लिए? दलितों के लिए, दलितों के लिए। और दक्षिण भारत में आपको याद रखना है, साउथ भारत में वहाँ पे एक चलता है ब्राह्मण और दूसरा चलता है यहाँ पे गैर ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा गैर ब्राह्मण, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता को लेके, तो उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से वही कार्य किया कि हिंदू मुस्लिम को यहाँ पे एकजुट लाने का प्रयास किया, और जो इन दोनों को एकजुट लाएगा सारे लोग कैसे क्या मानेंगे, उनको नायक ही मानेंगे। तो इसलिए माना जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच एक काफ़ी लोकप्रिय हुए, उनको यहाँ पे नायक के रूप में यहाँ पे रखा गया। और दोनों को मिलाने के लिए आपको याद होगा जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो किस तरीके से इनके द्वारा यहाँ पे राखी उत्सव मनाया गया। अब आप समझ रहे हैं, राखी उत्सव मनाया गया अर्थात इनका मतलब था कि बाउंड्री जो है लोगों के दिलों को, लोगों के मन को यहाँ पे बांट नहीं सकती है यहाँ पे। तो हर हाल में आपको समझना है यहाँ पे उनका जो राष्ट्रवाद था सीमित स्तर पे नहीं था, क्षेत्र के स्तर पे नहीं था, धर्म के स्तर पे नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा वसुधैव कुटुंबकम वाला था। अंतर्राष्ट्रीयवाद के आधार पर उनकी विचारधारा पूरी तरीके से निहित थी, ठीक है। तो राखी को यहाँ पे चलाया गया जिसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे की कलाइयों पर रंगीन राखी भी बांधते थे। उसके बाद फाइनली आपको निष्कर्ष के रूप में बताने की कोशिश करना है, बड़ाई ही करना है आप लोगों को कि रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवादी न होते हुए भी देशभक्त थे। राष्ट्रवादी न होते हुए भी देशभक्त थे। वह कई मामलों में देखा जाए तो यहाँ पे क्रांतिकारियों के समर्थक में नहीं थे। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया था, हिंसा हो गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ हो गया, असहयोग की भावना हो गया, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों के वे फेवर में नहीं थे।
उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से देशभक्ति की भावना जगाने का प्रयास किया और साथ में कई सारे समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षण संस्थान हो गया, कई सारे बुक्स हो गया, गीत हो गया, सबको भी यहाँ पे करने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पे बताने की कोशिश करना है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो यहाँ पे स्वतंत्रता को लेकर उनकी जो सोच है केवल राजनीतिक मुक्ति की थी, बल्कि स्वयं और सभी को यहाँ पे क्या करना है पूरी तरीके से तो सत्यवादी और ईमानदार होने की क्षमता को भी बनाना है। उनके अनुसार स्वतंत्रता सभी जातियों, वर्गों, धर्मों, लिंगों आदि के लिए यहाँ पे व्यापक होनी ही चाहिए। किसको लेके? यहाँ पे स्वतंत्रता को लेके। तो कुल मिला के यही सारी बातें हैं। इसमें और भी बातों को यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में कि पूरे के पूरे एक चीज़ बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, अंतर्राष्ट्रीयवादी जो उनके विचार को लेके, इस विचार को पुनः आप यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है विश्लेषण परक के रूप में यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, जिसका आंसर आपका और अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।